हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी थर्ड ईयर का चैप्टर 4, ठीक है, जिसमें कि हम क्या स्टडी करेंगे, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसमें भी हम डीपली नहीं जाएंगे, इसके सिर्फ मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम डिस्कस करेंगे जो कि एचपीयू एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि इंट्रोडक्शन में ही आता है। मैं चाहूँगी कि आप इंट्रोडक्शन बुक से पढ़ ले अगर आपको ज़्यादा डीपली स्टडी करनी है तो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। तो स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है, इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इंटरेक्शन ऑफ सब्सटेंस मतलब कि जो भी हमारे पास क्या होगा, कंपाउंड होगा, वो सॉलिड स्टेट में ही होगा। और वो सॉलिड स्टेट में कैसे होगा, वो किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो भी कंपाउंड होगा, जो भी सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूट होगा हमारे पास, वो क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्ट होगा ही होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके टाइप्स पढ़ेंगे, जो कि एक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि है अल्ट्रा वायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि हम कॉन्जुगेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें कि हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ेंगे। एंड एनएमआर, जिसमें कि हम कार्बन एंड इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कुछ स्टडी करेंगे। एंड ईएसआर, इलेक्ट्रॉनिक स्पिन रेजोनेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट हम क्या देखेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है। ये हमारे पास लाइट्स है और जो कि ट्रांसवर्स नेचर में होती है, जैसे कि ट्रांसवर्स नेचर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट, जैसे कि हमारे पास जो लाइट्स होती है वो कैसे ट्रांसमिट होती है, इधर उधर हर जगह चारों, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लाइट, ठीक है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, आगे हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट्स ही ले लो, समझ लो जो भी आपने समझना है, बिकॉज ये इंट्रोडक्शन है, ये आप बुक से खुद स्टडी कर लेना। मैं आपको सिर्फ इम्पॉर्टेंट ही क्वेश्चन बताऊंगी इसमें, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ई मतलब कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को ऐसे हम डिनोट करते हैं, ठीक है। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ, ठीक है। इस लैम्डा को हम कैसे वो करते हैं, बोलते हैं, डिनोट करते हैं मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर या फिर नैनोमीटर, अंगस्ट्रन, ठीक है। 1 माइक्रोमीटर, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ये इस तरह आपने क्या करना है, पढ़ लेना है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आते हैं मेन टॉपिक में, जो कि हमारा क्या है, मेन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मतलब कि मेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको बहुत अच्छे से समझना है। और एचपीयू एग्जाम्स में ये बार बार पूछा जाता है और मैं यही स्टडी यहाँ भी कर रही हूँ एंड आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन हमारा क्या बनता है, व्हाट इज बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ, गिव इट्स मैथमेटिकल एक्सप्रेशन गिविंग सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म एंड ऑल्सो गिव इट्स लिमिटेशन। क्या क्या पूछा गया है कि बियर्स-लैम्बर्ट्स लॉ क्या है और इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन पूछा गया है एंड इसकी लिमिटेशन भी पूछी गई है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो क्या बोला है, बियर्स ने क्या बोला उसने, व्हेन अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमेटिक लाइट, मतलब लाइट ऑफ अ सिंगल वेवलेंथ, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट मतलब कि लाइट ऑफ सिंगल वेवलेंथ इज पास थ्रू अ सबस्टांस, सबस्टांस मतलब कि सॉल्यूट या कोई भी सॉल्यूशन, ठीक है, डिजॉल्व इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, the absorption of light is directly proportional to the concentration of the absorbing solute or number of absorbing molecule of the solute। आपको समझ नहीं आया होगा, तो हम ये क्या किया, हमने एक क्या ले लिया, इसमें ये यहां से ओपन है, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ गया, इसमें हमारे पास क्या है, ये सॉल्यूट है, ठीक है, और सॉल्वेंट, ये हमारे पास क्या है, नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट है, ठीक है। ये यहाँ से क्या है, ओपन है, इसमें हमने सॉल्यूट डाला और सॉल्वेंट के साथ ये क्या है, नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट। द एब्जॉर्प्शन इज लाइट, द एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन, जो कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट की एब्जॉर्प्शन जो हो रही है वो कैसी है, कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, ठीक है, नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। तो इसको
कैसे लिखेंगे इधर, लॉग आई नॉट अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल या डायरेक्टली व्हाटएवर जो भी आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया। एंड नेक्स्ट लैम्बर्स ने क्या कहा, when a beam of monochromatic light is passed through a substance dissolved in a non absorbing solvent, the absorption of light is directly proportional to the path length of the sample of the substance. log इसको हम कैसे पढ़ेंगे, log आई नॉट अपॉन आई नॉट मतलब कि एब्जॉर्बेंस को हमने डिनोट किया हुआ है ये, ठीक है, आपको नहीं पता चलेगा तो एब्जॉर्बेंस को हमने कैसे डिनोट किया है, log आई नॉट अपॉन आई, ठीक है, तो इसलिए हमने ये यहाँ पे लिखा है, ठीक है, log आई नॉट अपॉन आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, मतलब कि पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, ठीक है। तो ये हमने किसको नाम दे दिया, पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल किसको दिया है, जो ये है सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के जो बीच में है ये पाथ लेंथ ऑफ, उसको हमने एल नाम दे दिया, ठीक है। और जो लाइट्स की बात हो रही है वो इस तरह जा रही है, ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ ऑफ द लाइट, जो कि मतलब ये वाली से ऐसे ये लाइन इस तरह को जा रही है, ठीक है। तो जिसमें कि वेयर एल क्या है हमारे पास, पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, ये हमने पढ़ लिया। तो नेक्स्ट हम स्टडी करते हैं बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ। तो इनका कंक्लूजन क्या निकला, क्या आप पढ़ेंगे स्टडी, व्हेन अ बीम ऑफ अ मोनोक्रोमैटिक लाइट इज पास थ्रू अ सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग सॉल्वेंट, द एब्जॉर्प्शन of light is directly proportional to the concentration of solute and path length of the sample। क्या बोला कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, वही चीज है, दोनों को हमने अब मिला दिया, ठीक है, तो वही इसमें लिखा है। तो हम इसको मैथमेटिकली अब लिखेंगे, मैथमेटिकली हम इसको किस तरह लिखेंगे, log आई नॉट अपॉन आई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सी मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, एंड एल मतलब कि पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल ऑफ द सबस्टांस, ठीक है, ये हमने साथ में जोड़ दिए। तो अब आगे क्या हम स्टडी करेंगे, लॉग आगे हम क्या स्टडी करेंगे, log आई नॉट अपॉन आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन। हमने क्या किया, जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का साइन था उसको हमने क्या किया, कन्वर्ट उसमें कर दिया एप्सिलॉन में। एंड किसके एप्सिलॉन, सी एन एल, सी मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ द एब्जॉर्बिंग सॉल्यूट, एंड एल मतलब कि पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल ऑफ द सबस्टांस, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ, वेयर आई नॉट इज इक्वल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है, आई नॉट को क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, जो कि कौन सी है हमारी, ये वाली जो है, ये वाली लाइन जो जा रही है इसे हम डिनोट करते हैं आई नॉट से, ठीक है। एंड नेक्स्ट इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, जो कि आई को डिनोट करते हैं, एंड सी वही है कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मोल पर लीटर, ठीक है, लेंथ एल पाथ लेंथ ऑफ द सैंपल, एंड एप्सिलॉन सबसे मेन इंपॉर्टेंट यहाँ भी आता है इसके बीच में, जो कि एप्सिलॉन है मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। अगर आपको बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ नहीं भी आता है पेपर में तो आपको क्या पूछा जाएगा, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी और मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट इज मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस टॉपिक और इन दिस चैप्टर, ठीक है। तो आगे हम log आई नॉट अपॉन आई हमने पढ़ लिया था कि क्या है, एब्जॉर्बेंस को हम कैसे डिनोट करते हैं, log आई नॉट अपॉन आई को, ठीक है। तो आगे अब हमारे पास क्या आ जाएगा, A इज इक्वल टू एप्सिलॉन सी एल। ए कैसे आया बताओ, क्योंकि ये है ना, ये इसमें हमने log आई नॉट अपॉन आई लिखा है, ये तो A ही है, ठीक है, क्योंकि एब्जॉर्बेंस क्या है हमारे पास, log आई नॉट अपॉन आई, वेयर A इज इक्वल टू, इसमें भी ये लिखा है, ठीक है। अगर आपको यही क्वेश्चन आता है तो आपका ये आंसर एक यहाँ तक पूरा हो गया, ठीक है। व्हाट इज बियर्स लैम्बर्ट्स लॉ एंड गिव इट्स मैथमेटिकली एक्सप्रेशन गिविंग सिग्निफिकेंस ऑफ ईच टर्म, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अगर आपको पास टाइम है देन यू विल कैरी ऑन योर आंसर, अदरवाइज हो गया आपका, ठीक है। ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आगे हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे, ठीक है, लिमिटेशन भी आपको मैं बस थोड़ा ऐसे बताऊंगी
चलो लिमिटेशंस पढ़ लेते हैं. इट इज़ ओनली वैलिड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन बिकॉज एट हाई कंसंट्रेशन देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन neighboring molecules which distort the energy level and came deviation from law. And second limitation, if sample have different structural form like keto-enol, so it is difficult to obtain spectrum. ठीक है. This law is not applicable when there is fluorescence or phosphorescence phenomena exist. आप इससे भी पढ़ सकते हो, इससे आप नोट्स बना सकते हो बिकॉज मैंने बहुत इजी वे में लिखा हुआ है. अगर आप बुक्स पढ़ोगे या उसमें बहुत आपको लेंथी होगा. ठीक है, तो ये आप पे डिपेंड करता है. मैं ये नहीं कहती कि आप इससे ही पढ़ो, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ कि कौन कौन से एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्वेश्चन आते हैं, तो मैं वही आपको इसमें बताऊँगी. तो चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट लिमिटेशन की तरफ. द लॉ दिस लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल व्हेन देयर इज इंटरेक्शन बिटवीन सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. वही है कि अगर देखो वो सॉल्यूट डाला था हमने, अगर वो सॉल्वेंट के साथ एप्लीकेबल होता है तो वो क्या है, वो उसको हम ये लॉ नहीं कह सकते. फिर बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ वो है ही नहीं अगर वो इंटरेक्ट करता है. ठीक है, यही है इसमें. दिस लॉ ऑल्सो शो डेविएशन. ये लॉ क्या शो करता है, डेविएशन शो करता है. व्हेन देयर अकर एनी केमिकल चेंज इन सॉल्यूशन, अगर ये केमिकली चेंज करता है, वैसे नहीं होता है ये, तो ये बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ है ही नहीं ना, अगर ये इंटरेक्शन करेगा उधर. ठीक है, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ड्यू टू डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तभी इसमें चेंज आएगा, अदरवाइज नहीं. एंड चेंज इन पीएच व्हेन ब्रिंग केमिकल चेंज. ठीक है, which bring chemical change. For such case absorbance also depends upon pH. ठीक है, law also, ये वाला जो लॉ है बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ ऑल्सो नॉट एप्लीकेबल वेयर दिस एग्जिस्ट थर्मल इक्वेशन. ठीक है, एंड बिटवीन मॉलिक्यूल इक्वेशन मॉलिक्यूल बिटवीन ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, तो भी ये क्या होगा, एप्लीकेबल नहीं होता है. अगर क्या होता है थर्मल इक्वेशन एंड मॉलिक्यूल के बीच में ग्राउंड स्टेट में ये एग्जिस्ट कर गया एंड एक्साइटेड स्टेट में, तो ये क्या है, नॉट एप्लीकेबल टू बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ. एंड फॉर दिस लॉ टू बी वैलिड देयर शुड बी नो स्कैटरिंग ऑफ लाइट. इसमें क्या होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती है. इसमें लाइट कैसी जाती है, बिल्कुल सीधी जाती है. ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बीयर्स-लैम्बर्ट्स लॉ. ये मैंने आपको बीच में, इसमें भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है जो कि पेपर में पूछे जाते हैं. मैं वो आपको नहीं बताऊंगी, मतलब दूसरी वीडियो में बताऊंगी. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे सो ठीक है, अच्छी लगनी चाहिए वैसे, क्योंकि ये आपकी बहुत काम आएगी वीडियोस. बिकॉज आई नो ये क्वेश्चन आते ही आते हैं, पूछे ही जाते हैं. तो ये तो आपकी मर्जी, आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है. बाय.